हेलो एंड वेरी वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। एज यूजुअली हम लोग चर्चा कर रहे थे वॉइस की। आई एम डैम श्योर कि आप लोग एकदम बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और उन्हीं एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हम इंग्लिश ग्रामर को लेके आए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। कम समय में आपको पूरी वॉइस की जानकारी, कम समय में आपको पूरे नरेशन की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। तब केवल आपको एक काम करना है, सब्सक्राइब बटन को दबाना है और बाकी अन्य लोगों के साथ भी, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं या जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में इस बार अपीयर होने वाले हैं, बैठने वाले हैं, उन लोगों तक ये वीडियोस को पहुंचाना है। केवल एक काम करना है, बाकी लगातार जुड़े रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी को एक अनादर लेवल पर पहुँचाइए। अनादर लेवल का मतलब कि कम समय बचा है, ज़्यादा समय तो है नहीं, इसलिए कम समय में हम कितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कितने ज़्यादा मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं, वो केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ ही आप जुड़ कर ही आप अपने आप को इस कोर्स को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। इसलिए लगातार बने रहिए, पर डे बने रहिए, क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ हैं लगातार शाम को 7 बजे पढ़ जाती हैं। तो कहीं भी रहिए, लेकिन 7 से 8 जो होता है 1 घंटे आपको केवल हमारे साथ मेहनत करनी है। आपको ग्रामर की जानकारी, आपको सोशल साइंस से रिलेटेड जानकारी, आपको मैथ से रिलेटेड जानकारी, वो भी ज़्यादा फालतू की जानकारी नहीं, केवल और केवल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, उनकी सारी चर्चाएं होती है इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पोर्शन है वो है ग्रामर, और ग्रामर में हम वॉइस के जो क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस की जो एक सेट लेके आ रहे हैं, वो 20 क्वेश्चंस की सेट रहने वाली है और 20 क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं और 20 क्वेश्चन में ही आपको वो क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं वॉइस। पहले तो आपको केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर देना है आगे की आने वाली वीडियोज़ के लिए। बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए हम लोग जुटे हुए हैं केवल आप लोगों के लिए, कि आप घर बैठे कितने कम समय में कितनी ज़्यादा आस्किंग क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको आप कंप्लीट कर पाओ। तो 95+% लाने का हम लोगों का इंटेंशन है इस बार, कि 95+% के साथ हमारा स्कोर रहे। तो जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं वो लगातार जुड़े रहें। बाकी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हम ढूंढ के लाए हैं बहुत सारी मेहनत के बाद, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो हमेशा पूछे ही जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट है, पहला क्वेश्चन है वॉइस का। वॉइस की बेसिक्स जो जानकारी है हमारे फर्स्ट वीडियोस में डाली जा चुकी है, जो वॉइस के बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है कि किसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, बाकी किसमें बीइंग का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशंस को हम कैसे रोटेट करते हैं, कहाँ एट का प्रयोग करते हैं, कहाँ टू का प्रयोग करते हैं, कहाँ बाय का प्रयोग करते हैं, कहाँ विथ का प्रयोग करते हैं, ये सारे आपको बेसिक्स वीडियोस में मिल जाएंगी। फिलहाल अभी की वीडियोस में आपको एकदम से रट्टा मार लेना है हमारे साथ, जैसा कहें वैसा पढ़ते चलिए। एग्जाम से 100% आप स्कोर 100% करेंगे। तो पहला है ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने मुझे एक पानी की ग्लास दी। पास्ट इंडेफिनिट में है, लग ही रहा है पास्ट इंडेफिनिट में। आप चाहे हेल्पिंग वर्ब से पहचानो, आप चाहे सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पहचान सकते हो, चाहे हिंदी से आप पहचान सकते हो कि ये किस टेंस में है। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। तो जब ऑब्जेक्ट्स को पहचान लेंगे तो उन्हीं को हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हियर इज दिस एन ऑब्जेक्ट, इसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट। तो अ ग्लास ऑफ वाटर क्या हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ये मी भी ऑब्जेक्ट है, अ ग्लास ऑफ वाटर भी ऑब्जेक्ट है। बेसिक्स रूल्स में बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि उसमें लिविंग थिंग्स के, इनडायरेक्ट का मतलब लिविंग थिंग्स के बारे में बताया जाता है। जैसा कि यहाँ मी है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और नॉर्मल हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, जिससे वाक्य में कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उनमें हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसीलिए इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखे हैं। और भी कई सारे कंडीशंस होती हैं जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले नहीं बाद में लिख दिया जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया जाता है। वो भी आपको बेसिक्स ऑब्जेक्ट की जानकारी में मिल जाएगी। जैसे कि अगर मान लो इसी को हमें लिखना है
इसी को हमें लिखना है। अगर इसको हमको पहले करना है तो क्या करते हैं, बस कुछ नहीं, ही गेव अ ग्लास ऑफ वाटर, ही गेव अ ग्लास ऑफ वाटर। और अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उधर लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल टू का प्रयोग करना है, उसके बाद यूज कर लेना है। तो इन्फिनिटिव मतलब टू का प्रयोग, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखने के लिए। तो ये तो ऑब्जेक्ट की बातें हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है, मेन जो रोल होता है वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का होता है कि ऑब्जेक्ट को पहले पहचानो, उसके बाद उसको सब्जेक्ट बनाओ। तो क्या होता है कि अब जब पैसिव वॉइस बनाने लगते हैं तो दिमाग में आता है कि हम अ ग्लास ऑफ वाटर को सब्जेक्ट बनाएं कि हम कि मी को सब्जेक्ट बनाएं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, चाहे हम इसको अ ग्लास ऑफ वाटर को सब्जेक्ट बना देते हैं और चाहे हम मी को सब्जेक्ट बना देते हैं। काहे कि इसको भी हम मेन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, उसको भी ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। बात ये होता है कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं तो उसके बाद हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करने के बाद ही करते हैं, जस्ट लाइक दैट एग्जाम्पल्स की तरह। तो अभी हम इसकी चर्चा ना करते हुए अभी हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो पैसिव वॉइस इसका बनने वाला है, तो हम उठाते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, अ ग्लास ऑफ वाटर। अब सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो ही गेव, गेव है तो गिव का सेकंड फॉर्म गेव है, तो गेव जब सेकंड फॉर्म रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट को नोटिफाई करता है, और पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो इसको हम बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में या टेंस में। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ग्लास ऑफ वाटर के बाद वाज हो जाएगा, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। अब यहाँ पर अब हम मी का अगर जोड़ते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, टू मी, टू मी। अब क्योंकि इसको हम पहले लिख रहे हैं तो इसको अगर हम लिखेंगे तो टू का भी प्रयोग करेंगे, टू मी। अब किसके द्वारा, बाई हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ये आपका चेंज हो गया पैसिव वॉइस में, ग्लास ऑफ वाटर वाज गिवन टू मी बाई हिम, किसका पैसिव वॉइस। और ये क्वेश्चंस तो हमारे भी एग्जाम्स में आया था, जब हमने भी बोर्ड एग्जाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और अब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस में ये भी आते हैं, तो आपको नोट डाउन करना है, और जहां पे ना समझ में आए उसमें आपको कमेंट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। ये नरेशन से काफ़ी हट के क्वेश्चंस होते हैं, नरेशन और वॉइस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं। कभी कभी नरेशंस को अगर पढ़ते रहो तो वॉइस में भी वही रूल लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे रूल नहीं लगाएंगे। चर्चा इसलिए कर रहे हैं इस बात की क्योंकि डिड जो लगा है, डिड नरेशन में क्या होता है, डिड अगर लगा रहता है तो हम उसको भी देखते ही नहीं है। क्या नहीं देखते, क्योंकि हमको असर्शन में बनाना रहता है तो असर्टिव में बनाते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं। लेकिन वॉइस में ऐसा कोई रूल नहीं है। वॉइस में क्या होता है कि अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो पैसिव वॉइस भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, उसके एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो डिड से हमें क्या पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट में था, और बदलेंगे किसको इसमें, हम पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। अब सबसे पहले तो हमको ये देख लेना है कि हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनने वाला है, हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनने वाला है वो क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल, सबसे ज़्यादा ये देखना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ पे योर वर्क है, अब योर वर्क है तो इसका अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे वाज लिखेंगे, वर वाज वाज, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, वाज योर वर्क, वाज योर वर्क। सिंगुलर है ये, हमने किसका प्रयोग किया है, वाज का, नहीं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्क का। बस पैसिव वॉइस में आपको इतना ध्यान देना है, कभी भी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो डिड को देखते मान नहीं वाज हम कर देते हैं। हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तब हम यहाँ पे वर कर देंगे, ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तब हम यहाँ पे वाज कर देंगे। इतना आपको एग्जाम्स में फोकस करना है सिंगल इंट्रोगेटिव में। नहीं डायरेक्टली क्या करते हैं बच्चे कि डिड की जगह पे, जैसे डिड दिखा नहीं तो वैसे भी फिर पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस बदलना होता है, तुरंत वाज लिख देते हैं क्योंकि वाज सबसे पहले आता है। तो वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, एग्जामिनर गलत काट देता है। आगे देखते हैं, वाज योर वर्क, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह हमारा क्या हो गया, योर वर्क। सेम इसी स्ट्रक्चर पे पैसिव वॉइस बना देते हैं, सेम इसी स्ट्रक्चर पे क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर देखो वाज योर वर्क, अब फिनिश है तो फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है,
फिनिश्ड, वाज योर वर्क फिनिश्ड। अब किस, इन टाइम भी यूज कर लो, फिनिश्ड इन टाइम बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस यूं ही होता है। वाज योर वर्क फिनिश्ड इन टाइम, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस में चेंज। सिंगल इंट्रोगेटिव था, बहुत इजी था, इजीली हमने इसको सॉल्व कर पाया। क्या किया हमने, डिड अगर था तो इसको हम हेल्पिंग में बदलेंगे वाज या वर के रूप में, और वाज या वर को कौन बताएगा कि वाज ही लिखना है वर लिखना है, इसके अकॉर्डिंग नहीं लिख देते हैं कि यू था तो हमने वाज का प्रयोग कर दिया, क्योंकि डिड का जो असर है वो डिड हमेशा किसी भी फॉर्म में एक ही रहता है। फॉर्म का मतलब कि किसी भी पर्सन में, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, डिड ही लगना है। तो डिड नहीं आइडेंटिफाई, डिड से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर था कि प्लूरल। तो हमको ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट देख लेना है, जिसको हम सब्जेक्ट बनाना है वो सिंगुलर है कि प्लूरल। यहाँ पर योर वर्क सिंगुलर था तो इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया, वाज का। तो वाज, डिड की जगह वाज लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, यू की जगह हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया योर वर्क। फिनिश जो था वर्ब था, वर्ब की हमेशा किसकी फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का। ऑब्जेक्ट भी हमारा जो टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम, इन टाइम का प्रयोग कर दिए। उसके बाद प्रपोजिशन बाय का प्रयोग करे हैं, यू को ऑब्जेक्टिव केस बना दिए हैं यू का ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, यूं ही होता है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। ये भी अगर आप अभी से हेयर लिख के रख लो कि एग्जाम में आने ही आने हैं ये क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में होता है, क्योंकि कई बार हर एग्जाम्स में, हर ईयर में आपको कहीं किसी न किसी सेट में देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं। वॉइस जनरेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल आने ही आने होते हैं, तो उन्हीं को अगर हम पढ़ के जाते हैं, 20 क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं, तो फिर हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इसी कॉन्सेप्ट पे ही आएंगे, कहीं ज़्यादा बाहर से आने वाले नहीं है। बाकी हम डैम श्योर खुद ही हैं कि यही क्वेश्चंस आएंगे। पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट को हमें क्या बना, अभी पहले सब ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ऑब्जेक्ट हो जाता है मान लीजिए द फ्रीडम फाइटर्स, क्यों, क्योंकि ये हमारा वर्ब है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया एडवर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट हो गया द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ऑलवेज आया है और एडमायर आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में होता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। और फाइटर्स है तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब होता है आर होता है। तो द फ्रीडम फाइटर्स आर, एडमायर की थर्ड फॉर्म यूज होती है, मेन वर्ब हम यूज करेंगे यहाँ पे, एडमायर की थर्ड फॉर्म होती है एडमायर्ड, आर एडमायर्ड। द फ्रीडम फाइटर्स आर एडमायर्ड। अगर आप यहीं तक भी सही करते हो तब भी सही होता है। बाकी अगर आप बाई का प्रयोग करना चाहते हो तो बाई का भी प्रयोग कर सकते हो। द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, यहाँ पर आप ऑलवेज का भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि एडवर्ब ऑफ, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम हेल्पिंग वर्ब, और अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में रख देते हैं, नहीं तो हम उसके पहले ही लिखते हैं अगर एक ही आता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आई है, तो आर के बाद हम क्या यूज कर देते हैं, ऑलवेज। फिर क्या यूज करते हैं हम, मेन वर्ब एडमायर्ड बाई। अब एडमायर्ड ही तक आप यूज कर सकते हो, नॉर्मली आपका एडमायर्ड ही तक सही होता है, बाई का प्रयोग करना ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं किसी के द्वारा यूज होते हैं, मतलब लोगों के द्वारा ही एडमायर करे जाते हैं, उनकी प्रशंसा करी जाती है। तो अगर आप यूज करना चाहते हो बाई द पीपल तब भी ठीक है, बाकी अगर आप यहीं तक भी करते हो तब भी आपका क्वेश्चन सही होता है, कोई भी आपके क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हैव दे हेल्प्ड यू, हैव दे हेल्प्ड यू, मतलब कि अब ये लग रहा होगा कि ये किस फॉर्म, किस टेंस में है, किस टेंस में है, किस टेंस में ये लग रहा है, किस में है, जैसे कि दे है आया है, और अगर इसे बनाते दे हैव हेल्प्ड यू, मतलब कि ये लग ये रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो क्या हुआ, इसको भी हम बना लेते हैं अपने मुताबिक, अपने जिस तरीके से हम जो रूल्स होता है उसी को बनाते हैं। तो हैव आया है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको भी हेल्पिंग वर्ब में, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहता है वहीं पर हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पर यू है, यू प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से भी हम यूज़ करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हैव ही यूज़ होगा। हैव
अब क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज बीन या हैव बीन होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज करते हैं। अब यहाँ पर यू है सब्जेक्टिव केस, इसका यू का प्रयोग कर लिए, फिर क्या करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का, हैव यू बीन हेल्प्ड, हमेशा किसकी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, बाई। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर की तरह हमने भी इसको भी सॉल्व कर लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें हैव का ही यूज इसलिए करा है कि यू है, यू के साथ हैव का ही प्रयोग होता है, तो यू था इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हैव यू बीन हेल्प्ड बाई देम। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, किसका, हैव दे हेल्प्ड यू। नॉर्मल रूल्स पे आपको ज़्यादा फोकस करने हैं, ज़्यादा एडवांस रूल पे अभी नहीं आना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। ये भी क्वेश्चंस आपको हमेशा दिखने को मिलेंगे, आप चाहे जिस क्लास में, चाहे हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे इंटर का बोर्ड एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसको भी कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हेमू ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, तो हमने इससे अभी मतलब नहीं रखना है, अभी हमको क्या बनाना है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो हेमू हो गया हेमू। अब डिफीटेड था, पास्ट इंडेफिनिट में था, तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको हम बदलेंगे किस पे, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज हो जाएगा। हेमू वाज क्या हो जाएगा, डिफीटेड। हेमू वाज डिफीटेड बाई किसके द्वारा, अकबर, बाई अकबर। कहाँ डिफीट करा गया, अब ये एडवर्ब आप यूज कर लेना है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होते हैं किसी भी कंडीशन में उनको कहाँ पे रखते हैं, लास्ट में। आप हमारी एडवर्ब की वीडियोस में जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। एडवर्ब का जो होता है यूजेस बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से एकदम बताया गया है, तो आपको एक ही वीडियोस में 20 मिनट की वीडियोस में आपके एडवर्ब के सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेसेस हैं, इसलिए इनको कहाँ पे रखा जाता है, पोजीशन तक भी बताया गया है, तो उसमें एडवर्ब ऑफ प्लेसेस है तो इनको कहाँ रखा जाता है, लास्ट में। अकबर अब कहाँ पे, इन द बैटल ऑफ पानीपत, इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें ये था, ये एडवर्ब है हमारे, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इनको हम लास्ट में लिखते हैं। ऑब्जेक्ट ये है, अकबर ने डिफीट किया हेमू को, कहाँ पे, पानीपत के मैदान में, युद्ध के मैदान में, पानीपत वाले मैदान में। तो हेमू किसके द्वारा डिफीट कराया गया भाई, अकबर के द्वारा। कहाँ पर, इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो क्यों, क्योंकि हेमू ऑब्जेक्ट था, हमने इसको सब्जेक्ट बनाया। डिफीटेड था, पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज होगी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, वाज। उसके बाद हम डिफीटेड, ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुआ है और थर्ड फॉर्म भी वही होता है, तो हेमू वाज डिफीटेड, प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, बाई अकबर, सब्जेक्ट हो गया, इसको हमने ऑब्जेक्ट कहाँ बना दिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए। तो ये आज के क्वेश्चन हो गए आपके 5 वॉइस के मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम्स में आने ही आने हैं। तो जिस भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो उसका क्वेश्चन नंबर आप कमेंट में कर सकते हैं, सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, अगले वीडियोस में उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करा दिया जाएगा। बाकी अगर किसी भी टॉपिक्स में या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको प्रॉब्लम्स फेसेस करने पड़ रहे हैं, तब भी आप उन प्रॉब्लम्स को उसमें आप टाइप करके कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स 2023। याद रखिए, जय हिंद।